नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है नाइट्रिफिकेशन। यूँ समझ लीजिए कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस किसी भी एक्वाकल्चर सिस्टम का हार्ट है जो नाइट्रोजनस वेस्ट को एड्रेस करता है, यानी कि उसका निस्तारण करता है। और RAS में इसकी महत्वता वाटर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए सर्वोच्च है। तो ये प्रोसेस क्या होता है नाइट्रीकरण का, इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे स्टेज वाइज। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इष्टतम नाइट्रीकरण के लिए अमोनिया ऑक्सीकरण बैक्टीरिया और नाइट्राइट ऑक्सीकरण बैक्टीरिया की गतिविधि का समर्थन करने के लिए विशिष्ट जल मापदंडों की आवश्यकता होती है, यानी कि स्पेसिफिक कुछ पैरामीटर्स हैं पानी के जिनको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस की जो 2 मेन स्टेजेस हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। मछली को हम लोग खाना खिलाते हैं, मछली एक्सक्रीशन करती है, कुछ अनईटन फीड रह जाता है। ये दोनों मिल करके ही टोटल अमोनिया नाइट्रोजन को जन्म देते हैं। इसमें 2 तरह के अमोनिया होते हैं, एक अनआयनाइज यानी कि अमोनिया NH3 और दूसरा अमोनियम आयन जो कि आयनाइज्ड होता है। अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, इसका कंसंट्रेशन 0.05 ppm से कम होना चाहिए। तो टैन को निस्तारण करने के लिए अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया नेचर में सौभाग्य से मौजूद है, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकॉकस एक्सेट्रा। ये मैग्नीफाइड व्यू है इनका। ये अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टोटल अमोनिया नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदल देते हैं। नाइट्राइट फिर बहुत हानिकारक है, लेकिन अमोनिया से कम हानिकारक है। इसकी जो टॉलरेबल लिमिट होती है वो हर स्पीशीज़ के लिए अलग अलग होती है, फिर भी अगर इसे 2 ppm से नीचे रखा जाए तो पर्याप्त होगा। आदर्श कंडीशन में इसे नील होना चाहिए। सौभाग्य से नेचर में नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया भी मौजूद हैं, जैसे कि नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोस्पाइरा। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्रेट बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता और एक अच्छी खासी सांद्रता में पानी में मौजूद रह सकता है, जिसे हम समय समय पर वाटर एक्सचेंज के द्वारा RAS से बाहर निकाल देते हैं। लगभग 200 ppm भी अगर ये हो जाएगा तो भी ये टॉलरेबल रहता है। तो ये पूरा का पूरा 2 स्टेज ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है, जिसमें टोटल अमोनिया नाइट्रोजन को अंततः नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। यहाँ पर पहली स्टेज में हाइड्रोजन आयन बनते हैं, जिसकी वजह से कल्चर वाटर का pH लगातार गिरता रहता है। इसको बायोफ्लॉक में भी और RAS में भी दोनों में एड्रेस करना पड़ता है और समय समय पर सूटेबल एल्कली मिला करके pH को एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो pH लगातार गिरता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा और वो हो सकता है कि आपकी कैंडिडेट स्पीशीज़ के लिए उतना लाभदायक माहौल न दे पाए। तो ये एक सरल तरीके से हमने आपको नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बताया। ये मेजर सोर्स है नाइट्रोजन के इनपुट का और रिमूवल का RAS में। तो चलते हैं अगली स्लाइड की ओर और देखते हैं कि ऑप्टिमल नाइट्रिफिकेशन कैसे किया जाए। अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया और नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया की गतिविधि का समर्थन करने के लिए विशिष्ट जल मापदंडों की आवश्यकता होती है, यानी जो पैरामीटर्स हैं कुछ जिन्हें हम बताने जा रहे हैं, उनको अगर आप मेंटेन करेंगे तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से चलेगा। पहला है pH। इसका स्तर 7.5 से 8.5 के बीच में अगर हो तो नाइट्रीकरण के लिए ये सबसे अनुकूल होता है। लेकिन हमारे एक्वाकल्चर के दृष्टिकोण से जो विषाक्त अमोनिया है उसको न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए हम pH को 6.8 से 7.2 के बीच में रखते हैं। जैसे जैसे pH बढ़ता जाता है तो टोटल अमोनिया नाइट्रोजन में विषाक्त अमोनिया का परसेंटेज बढ़ता जाता है, जो कि टेम्परेचर और pH पे डिपेंड करता है। इस पे हमारा पूरा वीडियो है, जिसे आप देख लें। pH की नॉर्मल रेंज 7 होती है, न्यूट्रल कहलाता है, और 0 की तरफ एसिडिक और 14 की तरफ एल्कलाइन होता है। तो 7.2 और 6.8 के बीच में अगर pH रहे तो ये बड़ा अच्छा माना जाता है। अब अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन आयन बनते हैं नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस की पहली ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के दौरान, जिससे पानी एसिडिक होता रहता है। तो इसको संभालने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें बीच बीच में
हाइड्रेटेड लाइम का या सोडियम हाइड्रोक्साइड का या सोडियम बाइकार्बोनेट का, इस तरह के एल्कली मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि पीएच को हम अपने इष्टतम लेवल तक रख सकें। दूसरा है तापमान। तापमान स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है, ख़ास तौर से कि आप कौन सा कल्चर कर रहे हैं, उस हिसाब से आप तापमान को सेट करिए। जैसे अगर आप एशियन सी बैस कर रहे हैं तो आप 27 से नीचे रखेंगे तो ठीक से खाना नहीं खाएगा, तो इसलिए आपको उसे 28 या 29 रखना पड़ेगा। लेकिन नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो है ये भी तापमान पर निर्भर प्रक्रिया है, और नाइट्रीकरण के लिए इष्टतम तापमान की सीमा आमतौर पर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है। अच्छा सा मीटर लगाइए, महंगा वाला लगाइए, ताकि तापमान सही आपको पता लग सके। इसके बाद घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट्रीकरण एक एरोबिक प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि पानी में पर्याप्त मात्रा में घुली हुई ऑक्सीजन होनी चाहिए। दोनों प्रकार के जीवाणु की गतिविधि के लिए ऑक्सीजन का स्तर 5 ppm से ऊपर ही बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छे अच्छे मीटर आते हैं जिनका इस्तेमाल करिए, और इसका कैलिब्रेशन भी करते रहिए समय समय पर, ताकि ये सही रीडिंग आपको देते रहे। हम लोग विंकलर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो टाइट्रेशन विधि से एकदम सही रीडिंग देता है। चौथे पर अमोनिया और नाइट्राइट की सांद्रता। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पर निरोधात्मक प्रभाव से बचने के लिए अमोनिया और नाइट्राइट की कम सांद्रता को प्राथमिकता दी जाती है। अगर उच्च सांद्रता हो जाएगी तो इन सूक्ष्म जीवों को और जो आपका कैंडिडेट स्पीशीज़ है उनके लिए भी ये विषाक्त हो सकता है। इसके भी अमोनिया के और नाइट्राइट के मीटर आ गए हैं, नहीं तो आप एपीआई की किट खरीद सकते हैं, उससे आप अच्छी तरह से जांच सकते हैं। ये बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही सही रीडिंग देता है। एल्कलिनिटी, इसको अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती है। पर्याप्त क्षारीयता पीएच में बफर करने की मदद करता है और नाइट्रीकरण की स्थिरता का समर्थन करता है। आमतौर पर कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में 100 से 200 ppm की कुल क्षारीयता की सिफारिश की जाती है। इसके भी मीटर आ जाते हैं जिनसे आप टेस्ट कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट मिला करके हम लोग पीएच को बफरिंग करते हैं और एल्कलिनिटी का लेवल 100 से 200 के बीच में रखते हैं। इस पे और भी मेरे वीडियो हैं जिनको आप देखेंगे तो आपको विस्तार से पता लगेगा। एक्वाकल्चर प्रणालियों में बायोफिल्टर मीडिया जैसे बैक्टीरिया के जुड़ाव के लिए उपयुक्त सबस्ट्रेट या सतह क्षेत्र प्रदान करता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की वृद्धि और गतिविधि को बढ़ाता है। जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया देंगे उतना ज़्यादा बैक्टीरिया कॉलोनी उस पर ग्रो करेंगी और अच्छे से बायोफिल्टर आपका चलेगा। उसमें ऑक्सीजन देखिए, अच्छे से आपको एयर या ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि डिज़ॉल्व ऑक्सीजन की कमी ना हो। अब चलते हैं 7वें पॉइंट की ओर, पोषक तत्व का स्तर। जबकि नाइट्रीकरण मुख्य रूप से नाइट्रोजन कंपाउंड्स के बारे में है, लेकिन फास्फोरस की ज़रूरत इसमें पड़ती है, तभी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस अच्छी तरह से चलता है। पोटेशियम और कैल्शियम की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ये बैक्टीरिया के अंदर के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, तो उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो जब उनकी अच्छी हेल्थ होगी ओवरऑल, तो फिर बायोफिल्टर की भी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और आपका सिस्टम अच्छी तरह से स्टेबल हो जाएगा। तो इनका पीपीएम लिखा हुआ है, इसके बीच में आप इसे रख सकते हैं। इनको टेस्ट करने की किट्स आती हैं जिनसे आपको इनकी रीडिंग पीपीएम में पता लगेगी और आप उसे इष्टतम लेवल तक मेंटेन रखिए। 8वें नंबर पर डिटॉक्सिफायर और इनहिबिटर्स हैं, जिसमें भारी धातु है, कीटनाशक हैं और कुछ ऐसे रसायन हैं जिनकी उपस्थिति से बचना चाहिए। हैवी मेटल्स में आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, लेड, मैग्नीज, मरकरी, निकल और जिंक ये मुख्य रूप से हैं। इनके आगे देखिए लिखा हुआ है ये कहाँ कहाँ से आते हैं। इन सब की बिल्कुल भी उपस्थिति पानी में नहीं होनी चाहिए। हालांकि इनकी परमिसिबल लिमिट है जो कि माइक्रोग्राम में है, लेकिन फिर भी अगर ये नील रहे तो बहुत अच्छा। और पेस्टिसाइड्स और जितने अदर केमिकल्स हैं वो भी देखिए कितने ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। ये 2009-2010 का डेटा है मीट्रिक टन में। जैसे फोरेट है तो 3284 मीट्रिक टन इस्तेमाल हुआ एक साल में। और बाकी आप आगे देखें क्या क्या लिखा हुआ है, मैलेथियन भी है, 2,4-D भी है। और मतलब ये नरक है एक तरह से, वातावरण को हम लोग बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। अब नाइट्रीकरण प्रोसेस के लिए क्या ना करें, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नुकसान को रोकने के लिए बायोफिल्टर में कोई फिज़िकल तरह की गड़बड़ी ना करें या कम करें।
अचानक आप उसको फ्लो बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं या एक्सेसिव क्लीनिंग के लिए उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सेट कॉलोनीज़ बैठी हुई हैं आपकी सरफेस एरिया पर मीडिया के, वो वहाँ से छूट के गिर जाएंगी। तो टोटल कॉलोनी जब कम हो जाएगी तो आपके बायोफिल्टर की एफिशिएंसी घट जाएगी, वो अच्छी तरह से अमोनिया का निस्तारण नहीं कर पाएगा और नेक्स्ट कॉलोनी ग्रो होने में टाइम लग जाएगा। कम ऑक्सीजन स्तर से बचें। बायोफिल्टर में कम ऑक्सीजन स्तर को हमेशा रोकिए क्योंकि ये अवायवीय स्थिति पैदा कर देता है, यानी कि एनएरोबिक स्थिति पैदा कर देता है, जिसकी वजह से नाइट्रीकरण पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हम लोग के यहाँ एक छोटा सेटअप लगा हुआ है, जिस सेटअप में ये एक बायोफिल्टर है जिसमें हम लोग एयर की सप्लाई करके इसमें ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखते हैं। ये ब्राउन कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इस बात का सूचक है कि इसमें बैक्टीरिया की कॉलोनी बहुत अच्छी तरह से बनी हुई है और ये एक मैच्योर बायोफिल्टर है जो अमोनिया का अच्छी तरह से निस्तारण कर रहा है। केमिकल का यूज़ बिल्कुल मत करिए या सीमित करिए। उन रसायनों के उपयोग से बचिए जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए हानिकारक हो सकते हैं। कीटाणुनाशक या एंटीबायोटिक, इन सब से भी आपको बचना चाहिए। बहुत से रसायन हैं जो हमारे कल्चर में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनकी सांद्रता एक निश्चित होती है, उससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो नुकसानदेह हो जाएगा। तो इन सब को इस्तेमाल करने का तरीका है जिस पर भी हमारे वीडियो हैं, और इनको कम से कम इस्तेमाल करें, इनका सीमित इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो बायोफिल्टर को बाईपास करने की सुविधा होनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और पीएच जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी भी पीएच का ड्रास्टिक चेंज ना करें। पीएच में बदलाव एकदम से नहीं होना चाहिए। अचानक बदलाव होगा और भारी बदलाव होगा तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पर दबाव पड़ सकता है और उनकी गतिविधि में बाधा हो जाएगी। तो एक अनुशासित सीमा के भीतर ही आप स्थिर पीएच बनाए रखिए। जैसा कि पहले बताया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे तो बफरिंग इफेक्ट होता है, जिससे कि पीएच बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। और कभी भी ओवर स्टॉक ना करें, यानी कि इंटेंसिव कल्चर अगर कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आपका बायोफिल्टर होना चाहिए। अगर उतना एफिशिएंट बायोफिल्टर नहीं है तो आप बिल्कुल भी ओवर स्टॉकिंग नहीं करें। ये बहुत बुरी तरह से पूरे सिस्टम के हर कंपोनेंट, हर यूनिट को प्रभावित करता है और उस पर नेगेटिव असर डालता है। तो इन बुनियादी बातों का अगर आप पालन करेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो आप अच्छी तरह से एक्वाकल्चर सिस्टम में बायोफिल्टर के प्रदर्शन, उसकी कारकर्दगी को अच्छी तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं, अनुकूलित कर सकते हैं। तो एक कुशल और यकीनी तौर पर बढ़िया काम कर रहा नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस आप सुनिश्चित कर सकते हैं। कल्चर किए गए जीवों के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। एक स्वस्थ और सेहतमंद जलीय वातावरण, माहौल बना करके आपको देगा, उसे आप बरकरार रख सकते हैं। देखिए, एक माहौल बनाना एक अलग बात है, लेकिन उसे बरकरार रखना कंटिन्यूअसली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब बातों पर अमल करिए। सो हैप्पी फार्मिंग, ऑल द बेस्ट। तो उम्मीद है कि यहाँ से आपने कुछ सीखा होगा। अगर कुछ नया सीखा है, नया हासिल किया है, तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं, बहुत से टॉपिक हैं, जल्दी जल्दी अब लेकर आते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।